लखन बेहतर होगा अपने इस डॉक्टर को समझा ले। अगर इसने मेरी लड़की को अस्पताल में काम नहीं करने दिया तो मैं इसे भी यहाँ काम नहीं करने दूंगा। समझ गया तो जिंदगी बच जाएगी उसकी, नहीं तो यहीं पहाड़ की वादियों में समाधि बना दूंगा उसकी। मैं अपने अस्पताल में ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी चलने नहीं दूंगा और किसी भी सूरत में साधना को इस अस्पताल में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। शेखर को नाराज कर देंगे तो वो सही रिपोर्ट बनाकर नहीं देगा। साधना की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कुछ दिन ही भेजना पड़ेगा साधना को अस्पताल में। कुछ दिनों के लिए साधना को अस्पताल जाना पड़ेगा। पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद ही दवा लीजिए। खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। लगन काका, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो वो हमको और घायल करते। आपके आने से हमारी हिम्मत दुगनी हो गई। डॉक्टर साहब, हमें धन्यवाद तो पाकी को देना चाहिए जो उसने सही समय पर मुझे बता दिया। हाँ बेटा, वरना मैं तो अपनी मस्ती में खेतों की तरफ जा रहा था। लेकिन पाकी, तुम्हें कैसे पता चला और कब पता चला? और इतनी जल्दी तुम लखन काका के पास भी पहुंच गई और उन्हें भी साथ लेकर आ गई? अरे मैं रास्ते से जा रही थी, इतने में जगन्नाथ की जीप भी वहीं से गुजरी अस्पताल की तरफ जा रहे थे और मुझसे ही अस्पताल का रास्ता पूछ रहे थे। उनके पास बंदूक गोली देखकर मैं सब समझ गई। मैं तुरंत भागी लखन काका के पास उनसे मदद मांगने के लिए। वो तो शुक्र है भगवान का कि लखन काका मुझे रास्ते में मिल गए, वरना मैं तो इतना घबरा गई थी, पूछो मत। खैर छोड़िए, जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करके क्या फायदा। अब जो करना है उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि साधना को अब अस्पताल में रखना है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो जगन्नाथ साहब बोल के गया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। अगर वो यहाँ पे काम करने की सैलरी लेगी तो उसे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे काम पे नहीं रखूँगा। और इन लोगों की वजह से पर सरकारी डिपार्टमेंट बदनाम है। अब जगन्नाथ से डर के काम ना करने से अच्छा है कि मैं ये काम ही करना छोड़ दूँ। डॉक्टर साहब ना, ऐसा मत सोचिए। डॉक्टर साहब, आपके काम ने न जाने कितने गरीब लोगों की जानें बचाई है। जब से आप इस अस्पताल में आए हैं ना, इस अस्पताल का नाम हो गया है। डॉक्टर साहब, सच कहूं तो सिर्फ इस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के 10-12 गांव में सारे लोग आपसे आस लगाकर आते हैं यहाँ। हाँ काका, जो लोग पहले सीधे अपना इलाज कराने के लिए शहर के प्राइवेट अस्पताल में जाते थे, काका वो भी साहब जी के पास आने लगे अपना इलाज कराने के लिए। और काका, लोग बताते हैं कि शहर के प्राइवेट अस्पताल पैसा ऐंठने के लिए कैसे मरीजों की जान ले लेते हैं और उनको दर्द भी नहीं होता। वो जानबूझकर मरीजों को महीनों तक बिस्तर पर लिटाए रखते हैं, लोगों के घर तक बिक जाते हैं इलाज करवाते करवाते। डॉक्टर साहब, वैसे भी गरीबों के पास पैसे कौड़ी तो बहुत कम होते हैं, पर बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। और आपके जाने का समाचार सुनकर तो न जाने कितने लोग अपनी बीमारी से हार मान जाएंगे। डॉक्टर साहब, काका, मैं जाने की बात कभी सोच नहीं सकता। न भागना चाहता हूँ और ना ही डरकर अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ, बस। जो आपका मन करे वो करिए। और रहा सवाल इन जगन्नाथ जैसे छुट भइयों का, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आधी उम्र देश की सुरक्षा में लगा दी है और अब अपनी आधी उम्र आपकी सुरक्षा में लगाने के लिए भी तैयार हूं मैं। काका, आप हमेशा मेरे साथ हैं, इस बात का विश्वास है मुझे। अच्छा सखाराम, काका, आप दोनों काफ़ी थक गए होंगे,
अब थोड़ा आराम कर लीजिए आप। डॉक्टर साहब, चोट तो आपको भी बहुत आई है, आप भी आराम कीजिए। और सखाराम, तुम भी आराम करो। आज ऐसा करते हैं, मैं खाना बना देती हूँ। बाकी दी, आप क्यों खाना बनाएंगी? हम बनाएंगे ना, हमें चोट नहीं लगी। देखिए ये थोड़ी मोड़ी चोट है, ये तो ठीक हो जाएगी। सखाराम, थोड़ा आराम कर ले। अरे काका, आप फौजी होकर भी ऐसी छोटी मोटी चोट को चोट समझते हैं? जब तक पाखी दी जाएंगी तब तक मैं यूं गया और खाना बना के यूं आया। बस बस देखते रहिए, मैं आ गया। आने का नहीं है भी जिद्दी। बैठ बेटा। काका, अब तो आप घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आराम क्या जरूरी है कि बिस्तर पर ही मिले? सही कहूं, मुझे तो कुर्सी पर ज्यादा आराम मिलता है। अरे सखाराम बेटा, मेरे लिए भी खाना बना देना। तेरे हाथ का खाना बने और मैं खाकर न जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? मेरे लिए भी बनाना। काका। डॉक्टर साहब, बाकी बिटिया, वो जितने प्यार से खाना बनाने गया है ना, ऐसे प्यार से बने हुए खाने को मैं छोड़ के नहीं जा सकता। काका, लगता है आपका डेरा छोड़ के घर जाने का मन नहीं है। अरे वाह, तूने तो मेरी नब्ज पकड़ ली। सही कह रही है बिटिया। भाई, अपना तो एक ही डेरा है, और ये डेरा तभी छूटता है जब सूरज अपना डेरा बदलता है, यानी कि डूबता है। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप लोग कुछ खा के दवा खा लेना, ठीक छे? ध्यान से जाना बिटिया। लीजिए डॉक्टर साहब। अरे काका, आप लीजिए ना। संज्ञा, क्या विकास को भी बुला ला। सब साथ में बैठकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। माँ, मैं उसे बुलाकर नहीं लाऊंगी। आप खुद ही उसे जाकर ले आइए ना। संज्ञा, माना तुम दोनों के बीच में झगड़ा है, लेकिन इसमें ना तो गलती तुम्हारी है और ना ही विकास की है। इसमें सारी गलती इनकी लड़ाई पद्धति की पढ़ाई में है। अरे कमाल है, बात कोई भी हो, तुम्हारा तीर हमेशा मेरी तरफ होता है। संज्ञा, देखो ना, ये कोई बात हुई? सही तो कह रही हूं मैं। मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों में लड़ाई झगड़ा मत कराइए, लेकिन आप पढ़ाई के नाम पर सुबह से लेकर शाम तक दोनों को लड़ाई झगड़ा कराकर बिठा देते हैं और फिर तीतर मुर्गे का खेल देखते रहते हैं। ये सारा कसूर उसी का है। शालिनी, तुम बात तो समझती नहीं, खामखा बेकार में बहस कर रही हो। बेकार में? मैं सही तो कह रही हूँ। ये दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हैं तो करिए। संज्ञा को भेजिए विकास को बुलाने, तब मैं देखूं कि आप लड़ाई लड़वाना ही जानते हैं कि मिलवाना भी जानते हैं। संज्ञा, जाके विकास को बुलाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे चैन से पानी नहीं पीने देगी। खाना तो दूर की बात है। माँ, विकास के देखभाल की जिम्मेदारी आप ले लो। वैसे भी वो एकदम ठीक हो गया है और वो आपकी बात भी सुनेगा। मेरी तो सुन ही लेगा वो, लेकिन तुम नहीं सुन रही हो। तुम्हारे पापा कह रहे हैं, मैं कह रही हूं, लेकिन तुम अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, मैं जाकर बुलाती हूं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा आगे। और तुम रुको ना, अभी से खाना शुरू कर रहे हो। अरे कहाँ खाया अभी? कहाँ गले पड़ती है। संज्ञा, क्या बात क्या हुई? बताओ ना, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? अरे
वाह भाई सखाराम, क्या खाना बनाया तूने, हैं? पेट ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो गई है, कुछ ज्यादा ही खा लिया। अरे काका कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा घूम टहल लेंगे सब हजम हो जाएगा। आप ऊपर तो बैठिए, नीचे क्यों बैठिए? नीचे बैठने का आनंद ही और है, और खाना तो हजम हो जाएगा, सात्विक भोजन था। पर डॉक्टर साहब आपने जो बात बोली ना, उससे एक बात याद आई, बताऊं? इसमें पूछने वाली क्या बात है काका, बताइए ना। हाँ लेकिन कान थोड़ी छोटी होनी चाहिए, रात बहुत हो चुकी है और आपको घर भी जाना है। सुगंधा अकेली घर पर है। अरे सुगंधा की चिंता बिल्कुल मत करिए डॉक्टर साहब, वो लड़की नहीं लड़का है। दिखने में भले फूलकली लगती है, लेकिन वक्त आने पर झांसी की रानी बन जाती है। और ऐसे बिना मेरे घर में घुसने की कोई सोच भी नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर भी काका, फिर भी छोड़िए डॉक्टर साहब, छोड़िए, वाकया सुनिए। बात उन दिनों की है जब मैं बॉर्डर पर तैनात था। एक रात मैं ड्यूटी पर था, रात के करीब 3 बज रहे होंगे। चारों तरफ घुप अंधेरा, और मैं लगातार 3 रातों से सोया नहीं था। उन दिनों कुछ घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में दाखिल होने की फिराक में थे। अगर हम एक पल के लिए भी पलक झपकते ना, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाते। फिर क्या हुआ काका, कोई आतंकवादी आया कि नहीं? अरे वही तो बता रहा हूं सखाराम, मैं घुटनों तक बर्फ के अंदर, एक हाथ में दूरबीन और दूसरे हाथ में बंदूक। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा तो मेरा साथी जोड़ीदार था। कोई दूसरा जवान आया और बोला कि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है, आप आराम कीजिए, मैं बैठता हूं। लखन काका जानबूझकर कहानी खींच रहे हैं, इन्हें किसी तरह जल्दी घर भेजना पड़ेगा। काका आप ये वाक्य पहले सुना चुके हैं ना? अरे डॉक्टर साहब, ये वो वाक्य नहीं है, वो दूसरा था, ये दूसरा वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है। हाँ काका सुनाइए। फिर मुझे लगा कि जब मेरी शिफ्ट खत्म ही हो गई है तो मैं चल के आराम करता हूं, और मैंने उस रात की शिफ्ट का कोड राम राम बोलकर उठने की कोशिश की, और उसने भी जवाब दिया राम राम। मेरा माथा ठनक गया। हाँ सखाराम, मेरा माथा वहीं ठनक गया, क्योंकि उस रात की शिफ्ट का कोड था रावण मारा गया। तो काका यानी कि वो आपका साथी नहीं आतंकवादी था? फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, रावण मारा गया। दिया भेजे में गोली ढेर कर दिया वहीं के वहीं। काका ये आपको उस बहादुरी के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अरे दीदी मुझे लगता है कि शेखर और सखाराम को यहीं बुला लेना चाहिए था, वहाँ दोनों को खतरा है। हाँ अम्मा, मैंने भी यही बोला था, पर डॉक्टर साहब माने ही नहीं। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लखन काका है वहाँ उनकी सुरक्षा करने के लिए। वाह काका वाह। देखिए काका, अब रात बहुत हो गई है, आप घर जाइए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, मुद्दे की बात तो ये है कि मैं यहीं रहूंगा आज रात। हाँ, इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। ये जगन्नाथ जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, मैं यहीं सोऊंगा। लेकिन काका, सुगंधा घर पर अकेली है, लगता है वही समझा पाएगी आपको। डॉक्टर साहब काहे परेशान कर रहे हैं उसको, बेचारी को? सो रही होगी, निश्चिंत होके सोने दो ना। देखिए काका, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, जितना खतरा यहाँ पर है उतना खतरा वहाँ पर भी है, और आपने तो अब जगन्नाथ को भी अपना दुश्मन बना लिया है। डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना, मेरे घर में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं है।
काका लगता है मेरे को सुगंधा से ही बात करनी पड़ेगी। अक्सर वही होता है जो हमने सोचा नहीं होता, और खासकर ऐसे समय पर। रुकिए, मैं उसे फोन लगा रहा हूँ। हेलो। हेलो सुगंधा। जी शेखर जी, सब कैसा है वहाँ पर? सुगंधा यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए फोन लगा लिया। सुगंधा, तुम काका को घर क्यों नहीं बुला लेती? देखो यहाँ पर तो मेरे साथ में सखाराम है, लेकिन वहाँ पे तुम अकेली हो। शेखर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है, मेरा नहीं। और वैसे भी अगर आपके साथ बाबा रहेंगे तो हम सब लोग यहाँ चैन की नींद तो सो पाएंगे। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और वैसे भी अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोग को कॉल कर दूंगी ना। अरे लेकिन सुगंधा। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, लेकिन हाँ कॉल कर देना। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था ना फोन करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप। अरे डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं है मुनिधार में आपको कितना प्यार करते हैं लोग। आपके ऊपर आने वाले हर खतरे को अपने ऊपर लेने के लिए सारा गांव तैयार है। आपने इधर उधर की कुछ मत सोचिए, बस 1-2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा। साहब जी, मैं एक चाय बना लाता हूँ। अरे जियो जियो सखाराम जियो, क्या बात बोली तूने है। तेरे हाथ की चाय पीकर सोऊंगा ना तो रात भर मीठे मीठे सपने आएंगे। मन की बात बोल दी तूने। काका, मैं तो जब आपकी बातें सुनकर सोता हूँ तभी मुझे अच्छे सपने आते हैं, नहीं तो मेरी रात तो यहीं गुजर जाती। मैं चाय बना के ला। फटाफट। तो डॉक्टर साहब, आज वाला किस्सा वो नहीं था जो मैंने आपको पहले बताया? कौन सा किस्सा काका? ये वाला पिछली बार जो बताया था ना, वो तो कारगिल वाला किस्सा बताया था मैंने आपको। नहीं, मुझे लगा कि वो मिलते जुलते ही हैं, इस वजह से मैंने आपको पूछा कि ये किस्सा तो आपने पहले सुनाया होगा शायद। क्या बोली सुगंधा, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, यही बोल रही थी जो आप बोल रहे हैं। तो बाबा को वहीं सोने दो, बोली मैं ठीक हूँ, यही ना? आप ही की बेटी है काका, मानेगी थोड़ी। चलिए, मुझे लगता है कि शेखर और सखाराम को यहीं बुला लेना चाहिए था, वहां दोनों को खतरा है। हाँ अम्मा, मैंने भी यही बोला था, पर डॉक्टर साहब माने ही नहीं। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लखन काका है वहां उनकी सुरक्षा करने के लिए। फिर भी मुझे तो यही लगता है कि शेखर को जगन्नाथ के साथ उलझना ही नहीं चाहिए था। क्या करते अम्मा, डॉक्टर बाबू ईमानदार आदमी है और अपने आसपास के लोगों से ईमानदारी चाहते हैं। अम्मा, उस लड़की की तो डिग्री फर्जी है, कल उसकी गलती की वजह से किसी मरीज को कुछ हो जाता तो इल्जाम तो डॉक्टर साहब पे ही आता ना। ऐसा जब होता तब देख लेते, लेकिन जगन्नाथ के साथ मन मुटाव करके उसने अपनी जान जोखिम में डाल ली है। अरे अगर तू वहां वक्त पर नहीं पहुंची होती और जाकर लखन को नहीं बताया होता, कुछ अंदाजा भी है कि क्या हो गया होता। लेकिन आमा, मुझे लगता है जो होनी होती है वो होती ही है। हम लोग तो बस जरिया बनते हैं उस होने का। अब देखो, आप अगर जोर देकर मुझे अस्पताल नहीं भेजती तो मुझे रास्ते में वो जगन्नाथ नहीं मिलता, और वो नहीं मिलता तो मैं लखन काका को बता ही नहीं पाती। वो तो शुक्र है भगवान का कि लखन काका समय पर पहुंच गए, वरना आज तो अनहोनी हो जाती। लखन काका ने वहां पहुंच के बस किसी तरह से मामला संभाल दिया। अरे वो बड़ा दबंग आदमी है,
शेखर को चुप रहना चाहिए, ये समझाओ कोई उससे जाकर। हम सब ने समझाने की बहुत कोशिश की और वो हम में से किसी की नहीं सुन रहे। चेली, शेखर समझ नहीं रहा है कि एक बार उसकी जान जाते जाते बची है और जरूरी नहीं है कि किस्मत हर बार साथ दे इंसान का। लखन तो वहां जैसे भगवान बनकर ही आ गया। हाँ अम्मा, मुझे लगता है कि हर अच्छा काम करने वाले इंसान के अंदर खुद भगवान आ जाते हैं, वरना इस दुनिया से अच्छाई का कब का विनाश हो गया है। तू सही कह रही है चेली, और मैं भी मानती हूँ कि अगर इंसान नेकी की राह पर चले, ईश्वर पर भरोसा रखे तो कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन ये कलयुग है चेली, कलयुग। मुझे तो शेखर की अभी भी बहुत चिंता हो रही है। और तू बता रही थी ना कि जगन्नाथ बहुत गुस्से में था। हाँ अम्मा, वो डॉक्टर साहब को धमकी भी दे रहा था। अरे वो बड़ा दबंग आदमी है, शेखर को चुप रहना चाहिए, ये समझाओ कोई उससे जाकर। हम सब ने समझाने की बहुत कोशिश की और वो हम में से किसी की नहीं सुन रहे। वो तो उन पर फर्जी डिग्री का केस करने वाले हैं। चेली, शेखर समझ नहीं रहा है कि एक बार उसकी जान जाते जाते बची है और जरूरी नहीं है कि किस्मत हर बार साथ दे इंसान का। अरे इस बार तो लखन वक्त पर वहां पहुंच गया, अगर वो नहीं होता तो और फिर से ऐसा कुछ हो जाए तो। यही डर तो सभी को है, इसीलिए तो लखन काका अस्पताल छोड़ के नहीं जा रहे हैं। वरना आपको तो पता ही है, डॉक्टर बाबू ने तो उन्हें वापस भेजने की बहुत कोशिश की और लखन काका वहां से गए ही नहीं। आप तो जानती ही हैं, डॉक्टर बाबू भी कम जिद्दी नहीं है। एक बार जो ठान ली उसे करके ही रहते हैं। ये जगन्नाथ बहुत ही दबंग इंसान है। दया और धर्म नाम जैसी उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अरे पूरा नागर पानी का साम था तो ये काला नाग है। उसने शेखर से दांत पीसे हैं ना, तू देखना, वो शांत बैठने वालों में से नहीं। वो शांत नहीं बैठेगा, जरूर बदला लेगा। अब तो सिर्फ गोलचू महाराज जी का ही सहारा है। शेखर की सहायता करना, उसके साथ कोई अनहोनी मत होने दे, उसकी रक्षा करना ही, उसकी रक्षा करना। ये डिग्री नकली है, फेक है ये डिग्री। देखो सच बताओ, तुमने कोई ट्रेनिंग ली भी है? पैसे देकर बनवाई है तुमने ये डिग्री? अरे इसमें तो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का नाम भी ठीक से लिखा हुआ नहीं है, और मैंने भी आज तक ऐसा कोई नाम नहीं सुना है। तुमने कोई ट्रेनिंग ली है? देखो ऐसी नजर झुका के बात मत करो।